गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके सामने आपके नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ और आज का मेरा नया टॉपिक है फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका जिसे जनरली लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने नाम सुना होगा, इससे पहले की कक्षाओं में भी हम लीवर फ्लूक के बारे में स्टडी कर चुके हैं। और लीवर फ्लूक जिसे हम जो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस का सदस्य होता है। और आज का मेरा टॉपिक जो फैसियोला हेपेटिका है ये बीएससी बीएड फर्स्ट सेम की सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। फर्स्ट सेम की सेकेंड यूनिट का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इनमें से इस टॉपिक में से कई क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कई बार इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस इसकी बॉडी वॉल से रिलेटेड बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड बनते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है इसकी लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका, जो कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसकी लाइफ स्टडी के बारे में मैं अपने लास्ट के टॉपिक में बताऊंगी। अभी मैं फिलहाल शुरू करती हूँ फैसियोला हेपेटिका की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन में फैसियोला हेपेटिका जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस, क्लास ट्रिमेटोडा, ऑर्डर डायजीनिया, जीनस फैसियोला, स्पीसीज हेपेटिका का सदस्य है। ये एक ट्रिमेटेड एनिमल है और ट्रिमेटेड एनिमल होने के साथ साथ यह इनवर्टिब्रेट में ट्रिमेटेड एनिमल है और इसके जो जितने भी एनिमल होते हैं वो सभी पैरासिटिक एनिमल होते हैं। तो फैसियोला हेपेटिका या लीवर फ्लूक, इसे लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में या एक तो सबसे पहला पॉइंट आता है एंडोपैरासिटिक। एंडोपैरासिटिक का मतलब होता है अंतःपरजीवी। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने होस्ट से बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं और अपना जीवन चक्र चलाते हैं। कुछ होस्ट ऐसे होते हैं जो कि कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट के अंदर से अपना जीवन चक्र चलाते हैं। तो ये एक अंतःपरजीवी के रूप में अपने होस्ट से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका डाइजेनिक मतलब द्विपोषी यानी अपना जीवन चक्र या अपनी लाइफ साइकिल जो होता है ये दो पोषकों में पूरा करता है। इसका प्राइमरी होस्ट शीप एंड ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट होता है इसका स्नेल जो कि जलीय जंतु होता है। तो अपना आधा जीवन चक्र ही अपने दूसरे पोषक के अंदर पूरा करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं मोनोसियस हर्माफ्रोडाइट मतलब ये एक उभयलिंगी जंतु होता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें कि ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में ये विश्वव्यापी होता है या पूरे वर्ल्ड में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ये सभी जगहों पर पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्स के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में जैसे कि आप इसका डायग्राम देख रहे हैं कि ये ओवल शेप में है। तो सबसे पहले हम अगर इसके शेप एंड साइज की बात करें तो शेप एंड साइज में ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लोरेटेड चपटा होता है। जैसे पत्ती होती है और चपटी होती है, चपटा होता है। चपटी के बाद लीफ शेप, ये पत्ती के आकार का होता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका कि ये पत्ती के आकार का है। इलोंगेटेड एंड ओवल बॉडी, इलोंगेटेड लंबा होता है और ओवल बॉडी मीन्स ये अंडाकार होता है। तो ये इसकी शारीरिक रचना देखने पर यह चपटा होता है, पत्ती के आकार का, अंडाकार होता है ना। और इसकी लंबाई 24 to 30 mm, 24 to 30 mm इसकी लंबाई होती है। एंड ब्रीथ शेप देखें तो 4 to 12 इसका ब्रीथ शेप होता है। अब इसकी बॉडी पे आ जाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में सॉफ्ट मस्कुलर, इसका पूरी बॉडी सॉफ्ट और मस्कुलर होती है। ठीक है। लीफ लाइक लेंथ इसकी होती है, इसकी बॉडी की लेंथ होती है 1.8 to 3 cm। सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो इसकी बॉडी की लेंथ 1.8 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। कलर में ये पिंकिश ब्राउन मतलब कि ये हल्का गुलाबी कलर का और भूरे कलर का होता है और किनारों पर ये हल्के से काले कलर का होता है। सकस डाइसकस होता है, डाइसकस ट्रिमेटेड यानी ये दो सकस के रूप में इसमें पाया जाता है। हम बॉडी स्ट्रक्चर अगर इसका बताएंगे तो बॉडी स्ट्रक्चर में देखिए सबसे शुरुआत में इसके बना रहता है अर्धचंद्राकार मुख, माउथ होता है। माउथ के नीचे की तरफ एक ओरल सकस होता है
माउथ के जस्ट नीचे ओरल सकर होता है। उसके बाद इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में उसके नीचे की तरफ एक और पोर पाया जाता है, गोनोपोर, उसके नीचे एसिटाबुलम। तो सकर और एसिटाबुलम ये दो सकर्स होते हैं, मतलब मैंने पहले भी बताया कि डाई सकर्स होता है, तो दो सकर्स पाए जाते हैं, बट दोनों का कार्य अलग अलग होता है। ओरल सकर जो होता है जो बॉडी से, जो होस्ट की बॉडी से ब्लड सक करने का काम करता है, लेकिन जो एसिटाबुलम होता है, जो सेकेंडरी सकर्स होता है, वो केवल वो बॉडी के होस्ट की बॉडी से ब्लड सक नहीं करता, वो केवल होस्ट की बॉडी से इस पैरासाइट को चिपकाने का या फिर उसे अटैच करने का काम करता है। तो इसके दो सकर्स जो होते हैं दोनों का अलग अलग काम होता है। माउथ के नीचे के सकर का काम होता है लिवर या होस्ट की बॉडी से ब्लड सक करना या फिर ब्लड के अलावा लिम्फ सक करना, और एसिटाबुलम का कार्य होता है बॉडी को चिपका के रखना। अब इसके अगले पॉइंट पे आए तो पोर्स। पोर्स मतलब इसमें छिद्र कितने पाए जाते हैं, तो इसमें 3 छिद्र पाए जाते हैं, ओरल पोर्स, माउथ ओरल पोर्स और गोनोपोर्स, जिसे जनन छिद्र भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक्सक्रीटरी पोर, मतलब इसमें जितना भी उत्सर्जी पदार्थ बनता है उस उत्सर्जी पदार्थ को इस एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपके फैसियोला हेपेटिका का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। अब हम इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी अर्थात इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं। तो आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम आते हैं इसकी देह भित्ति या बॉडी वॉल पे, कि बॉडी वॉल कैसी होती है और बॉडी वॉल किस स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, और हम बॉडी वॉल में देखते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाद अब हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले आते हैं बॉडी वॉल की तरफ। बॉडी वॉल जो होती है, बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, बॉडी वॉल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं आउटर लेयर पे। आउटर लेयर जिसे क्यूटिकल लेयर भी कहते हैं, ये क्यूटिकल लेयर जो सामान्यतः स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है, और स्क्लेरोप्रोटीन के ऊपर की ओर स्पिन्यूल्स या कांटे नुमा या कंटिका नुमा रचनाएं लगी रहती हैं। आफ्टर क्यूटिकल जस्ट उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे सब क्यूटिकुलर मसल लेयर्स पाई जाती है। यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सब क्यूटिकुलर मसल लेयर, जो कि क्रमशः 3 लेयर्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स, सर्कुलर मसल लेयर्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और ऑब्लिक या डायगोनल मसल लेयर से मिलकर बनी होती है। इसके जस्ट नीचे पेरेन्काइम या मीजेनकाइम का स्ट्रक्चर होता है। पेरेन्काइम कोशिकाएं होती हैं और इनके बीच में, पेरेन्काइम या मीजेनकाइम कोशिकाओं के बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। अब इस प्रकार से पूरी बॉडी वॉल जो होती है वो आउटर लेयर, सब क्यूटिकुलर मसल लेयर और उसके अलावा पेरेन्काइम्स की बनी होती है। इसके अलावा इसमें एक बीच में जो राउंड ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है, जो क्यूटिकल के जस्ट नीचे पाया जाता है। अब हम इसके अगर फंक्शन की बात करते हैं, ये तो था आपका इंटरनल मॉर्फोलॉजी में बॉडी वॉल का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शन देखें तो सबसे पहले आते हैं हम क्यूटिकल की तरफ। क्यूटिकल जो होता है, क्यूटिकल सबसे ऊपरी रचना होती है और क्यूटिकल में सबसे बाहरी मोटा तथा समरूपी स्तर होता है, ठीक है, जो स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है और ये एंडोपैरासिटिक के लिए एक मतलब रक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करता है। मतलब स्क्लेरोप्रोटीन जो होता है इसकी आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, क्योंकि इसमें एंटी एंजाइम का सीक्रेशन होता है और अतः ये पोषक के पाचक रसों के प्रति एक प्रतिरोधी परत होती है। स्क्लेरोप्रोटीन जो होता है वो इसमें जो एंटी एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो एक प्रतिरोधी परत का कार्य करते हैं, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि क्यूटिकल के सीक्रेशन से कुछ विशेष सीजनकाइम सेल्स के द्वारा इनका सीक्रेशन होता है। ये कोशिकाएं पेशी स्तर के नीचे स्थित होती हैं तथा इनके लंबे क्यूटिकल के लंबे प्रवर्ध प्रोसेस जो पाए जाते हैं वो क्यूटिकल के नीचे तक फैले रहते हैं और इसके ऊपर असंख्य सूक्ष्म पीछे मुड़े हुए कांटे पाए जाते हैं। ये कंठ की जो रचना दिख रही है स्पिन्यूल्स, जिन्हें स्पिन्यूल्स कहा जाता है। मुड़े हुए कांटे या कंटिकाएं पाई जाती हैं। ये शरीर को पोषक की पित्त नलिका से चिपकाए रखने का कार्य करते हैं। इनका कार्य क्या रहता है स्पिन्यूल्स का, ये शरीर को होस्ट जो होते हैं होस्ट की बायोडक्ट से चिपकाए रखने का और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्योंकि इस बायोडक्ट से चिपकते हैं तो ज्यादा एसिडिक आवरण होने के कारण इसकी बॉडी गलने का खतरा रहता है, इसलिए इसकी बॉडी को गलने से बचाने के लिए जो स्क्लेरोप्रोटीन होता है वो इसका रक्षात्मक आवरण की भांति
रक्षा करता है और रक्षा करने का कार्य करता है, और चलन में भी ये स्पिन्यूल्स सहायता करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी जो मसल लेयर का स्तर होता है, यह स्तर क्यूटिकल के ठीक नीचे स्थित होता है, जो कि 3 भागों, मैंने पहले ही बताया है कि 3 भागों लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर और डायगोनल मसल लेयर का बना होता है। क्यूटिकल और पेशी स्तर जो होते हैं, पेशी स्तर और क्यूटिकल के बीच एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी पतली आधार झिल्ली, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि क्यूटिकल और मसल लेयर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब आ जाते हैं मीसेनकाइम की तरफ। मीसेनकाइम जो कि इंटरनल नीचे का भाग होता है, विभिन्न इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं उनके बीच खाली स्थान एक विशेष प्रकार के पैकिंग टिश्यू से भरा होता है। यह ऊतक मीसोडर्म से बना होता है और इसमें अनेक ढीली, अनियमित और या विकेंद्रित लंबी तथा शाखित कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें मीसेनकाइम या पेरेन्काइम सेल्स कहा जाता है। और ये इनमें से कुछ कोशिकाएं अत्यंत बड़ी तथा लंबे प्रोसेस वाली होती है। ये लंबे प्रोसेस जो होते हैं वो क्यूटिकल के आधार तक, मतलब यहाँ से जो प्रोसेस निकलते हैं वो क्यूटिकल के आधार तक पहुंचते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये कोशिकाएं क्यूटिकल का सीक्रेशन करती हैं। और मीसेनकाइम कोशिकाओं के बीच बीच में बड़े बड़े इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं, जिसमें कि लिक्विड फ्लूइड भरा रहता है। ये लिक्विड फ्लूइड को सीक्रेट करने का या फिर स्टोर करने का कार्य करते हैं, ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ठीक है, उसके अलावा सो फ्रेंड्स, ये आपके इंटरनल मॉर्फोलॉजी में बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर था, जो कि एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि बॉडी वॉल जो होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। आउटर लेयर जो कि स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें स्पिन्यूल्स पाए जाते हैं जो रक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं। इसके जस्ट नीचे होती है आपकी मसल लेयर, सब क्यूटिकल मसल लेयर, जो कि 3 लेयर से बनी होती है। सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ऑब्लिक मसल, डायगोनल के ऑब्लिक मसल लेयर, और इसके अलावा क्यूटिकल और मसल लेयर, जो सब क्यूटिकल और मसल लेयर है, इसके बीच में एक छोटी सी पतली कनेक्टिव टिश्यू की बनी परत होती है, जिससे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे मीसेनकाइम में पेरेन्काइम की सेल्स पाई जाती हैं। उनके बीच के स्पेसेस जो होते हैं वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। इनमें फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड फ्लूइड भरा होता है। ये फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं। तो ये आपका इंटरनल मॉर्फोलॉजी थी। इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने फेसियोला हेपेटिका की आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसका बॉडी स्ट्रक्चर के बाद इंटरनल मॉर्फोलॉजी में उसकी बॉडी वॉल की जानकारी दी। और मुझे आशा है कि आपको फेसियोला हेपेटिका का ये टॉपिक और इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझ में आई होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेसियोला हेपेटिका के डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगी। इसके इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स जो है उनको नोट कर लीजिए, डायग्राम नोट कर लीजिए और इसको पूरा स्टडी कीजिए। अगले वीडियो में मैं अपने अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।